भारत की यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम लाया जा रहा था, लेकिन लागू होने से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और इसी एक फैसले ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाने वाले इतने जरूरी नियम पर सुप्रीम कोर्ट को ही रोक लगानी पड़ी। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इस पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, वो भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम लाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर ही रोक लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिलहाल ये नियम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होंगे। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि जिन नियमों पर इतनी बड़ी बहस हो रही है, उन नियमों में आखिर था क्या, ये बनाए क्यों गए थे और इनका मकसद क्या था? अच्छा, तो इन नए नियमों का असल मकसद था 2012 के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल देना। वो पुराने नियम आप कह सकते हैं कि बस एक सलाह की तरह थे, जिन्हें मानना या न मानना यूनिवर्सिटीज की मर्जी थी। लेकिन ये नए नियम एक मजबूत सिस्टम बनाने वाले थे जो देश के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, सख्ती से लागू होता। इन नियमों में कुछ चीजें हर इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी कर दी गई थीं, जैसे एक इक्विटी कमेटी बनाना जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला सदस्य जरूर हों, ताकि शिकायतों की अनबायस्ड जांच हो। स्टूडेंट्स के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन बनाना, हर 6 महीने में यूजीसी को ये रिपोर्ट देना कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या एक्शन लिया गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती थी। तो आप फर्क समझ सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव था। एक तरफ 2012 का पुराना सिस्टम था जो बस सलाह देता था, और दूसरी तरफ ये नए नियम थे जो हर इंस्टीट्यूट के लिए मानना जरूरी थे, और ना मानने पर सजा भी बहुत सख्त थी। चलिए अब ये समझते हैं कि इतने सख्त नियम लाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। इसके सपोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही थीं? इस पूरी बहस के सेंटर में एक नंबर है, एक ऐसा आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, और वो है 118%। जी हां, 118%। और ये आंकड़ा खुद यूजीसी का है। ये बताता है कि पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें 118% तक बढ़ गई हैं। यही वो वजह थी जिसके आधार पर कहा जा रहा था कि पुराना ढीला ढाला सिस्टम फेल हो चुका है और अब एक नए सख्त कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब जरा उन तर्कों और आलोचनाओं पर भी नजर डालते हैं जिनकी वजह से इस पूरे नियम को कोर्ट में चुनौती दी गई। तो देखिए, इस नियम का विरोध करने वालों के पास 3 बड़े पॉइंट्स थे। पहला, उनका कहना था कि कमेटी में सिर्फ आरक्षित वर्गों के लोग क्यों हैं? सामान्य वर्ग को बाहर क्यों रखा गया? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता? दूसरा, इसे संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ बताया गया। और तीसरा, ये कहा गया कि नियम की भाषा इतनी गोलमोल और अस्पष्ट है कि कोई भी इसका गलत फायदा उठाकर झूठे केस कर सकता है। तो इन सभी तर्कों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। तो अब सवाल यह है कि अदालत ने आखिर इस नियम को रोकने का फैसला क्यों किया? कोर्ट का क्या तर्क था? कोर्ट की जो चिंता थी वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नियम की भाषा बहुत अस्पष्ट है और अगर इसे ऐसे ही लागू कर दिया गया तो समाज में बंटवारा पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे खतरनाक होंगे। यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है, कोर्ट ने भेदभाव को रोकने के इरादे पर कोई सवाल नहीं उठाया है। कोर्ट की जो असली चिंता है वो नियम को लिखने के तरीके और उसकी भाषा को लेकर है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो अब नियम पर रोक लग चुकी है, तो अब आगे क्या होगा? इस पूरी कानूनी लड़ाई का भविष्य क्या दिख रहा है? तो देखिए, अभी के लिए तो वो पुराना 2012 वाला सिस्टम ही वापस लागू हो गया है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार और यूजीसी दोनों का पक्ष सुनेगा, और आगे चलकर उम्मीद यही है कि कोर्ट इन नियमों को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय इनकी भाषा को और ज्यादा साफ और सटीक बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने को कहेगा। और अंत में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। सवाल ये कि कोई भी सिस्टम जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों को सपोर्ट देना चाहता है, वो इसे सभी के लिए बराबरी के सिद्धांत के साथ कैसे बैलेंस कर सकता है? ये एक मुश्किल लेकिन बहुत ही अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।